नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मरुधरा के महामंच यानी कि राजस्थान विधानसभा में आज से लोकतंत्र का सबसे बड़ा दंगल शुरू हो चुका है और बजट सत्र का पहला ही दिन और तेवर ऐसे कि सदन से लेकर सड़क तक सियासी पारा सातवें आसमान पर है। एक तरफ राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सरकार ने विकसित राजस्थान का रोडमैप सामने रखा, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने मनरेगा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में भारी शोर शराबा किया। लेकिन आज सुर्खियां बटोरी विरोध के अनोखे तरीकों ने। कोई गैती फावड़ा लेकर विधानसभा गेट पर पहुंचा तो किसी विधायक ने अपनी साड़ी पर ही सीबीआई जांच की मांग लिख डाली। क्या यह सिर्फ सत्र की शुरुआत का शोर है या वाकई विपक्ष के मुद्दों में इतना जोर है कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा? क्या 11 फरवरी को आने वाला बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? इन तमाम चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे और हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत बेहद हंगामेदार रही है और आज जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो उसके बाद सदन के बाहर खूब हंगामा हुआ और अलग अलग तरीके से अलग अलग विषयों को लेकर के विपक्ष ने अपनी बात को रखा है और एक अनोखा रंग विरोध का दिखाई दिया, जिसमें विपक्ष के नेता एक अलग अंदाज में नजर आए। ऋतु बनावत एक ऐसी साड़ी पहन करके आई जिस पर सीबीआई जांच की मांग लिखा हुआ था और उनके ऊपर जो ये आप जरा तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट की वो तस्वीरें हैं जो आज बड़ी सुर्खियों में रही हैं। ये वही साड़ी है जिसको लेकर के आज दिन भर बड़ी चर्चा रही। सीबीआई जांच की बात को लेकर के जो मांग विधायक कर रही हैं ऋतु बनावत, उसको लेकर के उन्होंने विरोध जाहिर किया और कुछ उसी अंदाज में वो साड़ी पहनी हुई नजर आई। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं विरोध की। विरोध में जहां एक तरफ ऋतु बनावत इस तरीके की साड़ी पहन करके आई तो दूसरी तस्वीर एक और भी सामने आई जिसमें विधायक जो हैं विपक्षी खेमे के, वो अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दी। ये आपको जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, हाथों में गैती और फावड़ा लेकर के आप यहां पर पहुंचते हैं और ये मनरेगा को लेकर के विरोध था। तो यानी कि ये साफ है कि विपक्षी खेमा अलग अलग मुद्दों को लेकर के, क्योंकि सत्र की शुरुआत हुई है और उसके साथ ही विरोध जो है अलग स्तर पर दिखाई दे रहा है। कई ऐसे बड़े मसले हैं जिनको लेकर के जो है विरोध किया गया। कांग्रेस विधायकों ने मनरेगा के नाम बदलने को लेकर के विरोध किया। विधायकों ने विधानसभा तक एक पैदल मार्च निकाला जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और चलिए जरा बिना देरी किए, ये हमने आपको विरोध की कुछ तस्वीरें भी दिखाई हैं, लेकिन सबसे पहले आपको आज के खास मेहमानों से भी मिलवाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें हैं जो कि इस दौरान सामने रही हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर निमिषा गौड़ जी। निमिषा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। परुष भारद्वाज जी और अवधेश पारिक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन निमिषा जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। आज सदन के अंदर जब शुरुआत हुई, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, सरकार का रोडमैप बताया गया, क्या सरकार करने जा रही है, एआई तकनीकों को लेकर नए बिल जो आने जा रहे हैं उनको लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के बात हुई। आपको लग रहा है, लेकिन जिस रूप में हंगामा हुआ, यह दिखाई दे रहा है कि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत सारे हैं और अलग अलग तरीके से उनका जो प्रोटेस्ट रहा, दिन भर चर्चा आज इसी पर रही है। देखिए, विपक्ष है शुभेंदु जी, विपक्ष का काम है प्रदर्शन करना। और विधानसभा में आज जो हमारे राजस्थान के महामहिम ने अब तक जो राजस्थान की सरकार के 2 साल के कार्य बताए और आने वाला रोडमैप बताया, वो बहुत ही अद्भुत था। उसमें आंकड़ों के साथ महामहिम ने यह बताया कि आने वाले समय में राजस्थान की दिशा किस ओर जाएगी। आप ये देखिए कि हमारे किसान भाई को तसल्ली हो चली है। किसान समर्थन से जो उसकी राशि है वो सीधा उसके अकाउंट में जाती है। गेहूं समर्थन जो गेहूं का जो समर्थन मूल्य था वो 150 रुपए बढ़ा है और अन्य बहुत सारे कार्य हैं। इसके साथ राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें से 9 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ गए। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। जिले के पंच गौरव, 6 मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, 4215 आवास आवंटित करे गए। ऐसे अनेकानेक हमारे महामहिम ने राजस्थान की सरकार के किए हुए कार्य बताए और बताया कि किस तरह से पूरे भारत में राजस्थान का नाम गौरव राज्यों में शामिल हो चुका है। सरकार
24 मल्टीप्लाई बाय 7 कार्य कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी निमिषा कई जी, बार सरकार पूरे ने भी राजस्थान ये भर के बताया, दौरे कर चुके हैं। आप भी गौरव गाथा जी बता रही हैं, लेकिन विपक्ष तो अपने मुद्दे बता रहा है। वो कह रहा है कि भाई मनरेगा का देखिए, नाम बदल दिया गया, गैती फावड़ा लेकर के वो विरोध करने के लिए एक मार्च करते हैं। अब एक विधायक जो है साड़ी पहन करके आती हैं, उसकी भी बड़ी चर्चा होती है। उसमें लिखा गया, क्योंकि वो मांग पहले भी कर रही थी, तो वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं इस पर बात, और क्या आपको लगता है कि अगर इसके लिए समय मांगा जाता है तो चर्चा इस पर होगी? देखिए शुभेंदु जी, जो मामला, पहली बात तो मैं निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत जी के लिए कहूंगी, जो मामला अनुशासन समिति में है विधानसभा की, उस पर चर्चा करना बेमानी होगा, क्योंकि वो तय करेगी, समिति रिकमेंड करेगी, उस आधार पर आप और मैं तय नहीं कर सकते। हम्म। दूसरा ये कि आज कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन है, और जिस तरह से प्रदर्शन किया है वो हमारे राजस्थान के विकास में बाधक बनने के प्रयास कर रही है। मनरेगा का नाम ही नहीं परिवर्तित हुआ है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों के स्थायी नव निर्माण की ओर गांवों को ले जाया जा रहा है। शहरों का विकास हो, शहरों की समृद्धि हो चली है, अब गांवों को उस समृद्धि के साथ जोड़ना, स्थायी वहां पर आवास बनाना, स्थायी वहां का विकास करना, और उसके साथ में ब्रेक भी दिया गया 160 दिन, और उनका पेमेंट डिजिटल ट्रांसपेरेंसी से किया जाए। जब जब पारदर्शिता की बात आती है, घोटालों को रोकने की बात आती है, भ्रष्टाचार पे लगाम कसा जाता है, तब तक कांग्रेस सड़क पर आती है। ठीक है, मैं इसमें पौरो जी को जरा जोड़ रहा हूं। पौरो जी, सरकार का रोडमैप क्या है? जो गौरव गाथा है वो तो सुना दी गई, बता दी गई, लेकिन विपक्ष अपने एजेंडे लेकर के सदन में पहुंचा, हंगामा किया गया। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से मुद्दे चल रहे हैं, या जिनको लेकर के आप आज मार्च करते हुए भी दिखाई दिए, सदन के अंदर उनको लेकर के बात होगी? देखिए, निश्चित तौर पे शुभेंदु जी, आप देखिए कि आज हमारे पार्टी के विधायकों के द्वारा जिस प्रकार से प्रतीकात्मक विरोध किया गया, तो देखिए केवल प्रतीक नहीं है, प्रदेश के श्रमिक और गरीब का दर्द है। जब सरकार एसी कमरों में बैठ करके विकसित राजस्थान के सपने बुन रही है, और सड़क पर जो है मनरेगा का मजदूर अपनी पुरानी मजदूरी के भुगतान के लिए चिंतित है, और भविष्य में मनरेगा खत्म होकर के नई योजना के रूप में भविष्य में आने वाली बेरोजगारी को लेकर चिंतित है, तो ऐसे में प्रदेश के जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारा दायित्व बढ़ जाता है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो सदन के माध्यम से सरकार तक भी पहुंचाएं और जनता तक भी पहुंचाएं। अभी हमारी बड़ी बहन अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ये बोल रहे थे कि साहब हमारे राजस्थान में हमारे महामहिम ने जो है राजस्थान का रोड मैप बताया। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले 2 बजट इस सरकार ने पेश किए, इसमें इन्होंने कुल मिलाकर के 2717 घोषणाएं की। उसमें से इन्होंने मात्र राजस्थान का भाग्य था कि 750 घोषणाएं पूरी हुई। 1250 योजनाओं के बारे में जब सरकार से विपक्ष ने विधानसभा में सवाल लगाए, तो सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं था। और दूसरी बात देखिए, 700 जो घोषणाएं वो इनकी पाइपलाइन के अंदर है। इनका बजट का 85% जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट में गया। 7 लाख करोड़ का प्रदेश पे कर्जा पहले से है, 14,400 करोड़ रुपए का नया कर्जा लेने की सरकार तैयारी में। 400 अभी ये बोल रहे थे कि साहब हमने जो है सिर्फ उसका नाम बदल दिया। आपने नाम नहीं बदला, बल्कि डबल इंजन की जो सरकार है, इसमें केंद्र सरकार नाम का जो इंजन है वो प्रदेश के इंजन में से डीजल निकाल करके अपने इंजन में डालने की तैयारी कर रहा है। आपको ध्यान होगा कि शुभेंदु जी के पहले जो मनरेगा योजना थी उसके अंदर जो है पूरा खर्चा जो है लेबर पेटे जो है वो केंद्र सरकार उठाती थी, परंतु जब से ये बिल लाया गया, सरकार भी तो कह रही है, इसमें आपत्ति किस बात की है भाई? 125 दिन तो बढ़ा दिए ना। मैं बता रहा हूं, सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। 40% जो है उसका भार राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया गया। इसको यदि हम बात करें तो राजस्थान में अनुमानित खर्च लगभग 4,500 लाख करोड़ रुपए का प्रदेश के ऊपर पड़ने वाला है। एक तरफ जब मनरेगा पहले से थी, तो पिछले 2 साल में आपके द्वारा 100 दिन की गारंटी के बावजूद मात्र औसत 31 दिन का रोजगार दिया गया। बेरोजगारी भत्ता तो आपके द्वारा बिल्कुल ही नहीं दिया गया। और आप देखिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा आंकड़ों के आधार पर कि मनरेगा में पिछले 4 महीने में 160 करोड़ रुपए का भुगतान जो है अभी भी जो है प्रदेश के जो मजदूर और जो ग्रामीण लोग हैं उनका बाकी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप निमिषा जी जवाब दीजिए जरा, बहुत सारे सवाल हो गए, एक एक करके जरा जवाब लेंगे पौरू जी। और हाँ ठीक है, एक एक करके जरा जवाब ले लेते हैं। निमिषा जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूं। निमिषा जी, काउंटर रिएक्शन। देखिए, मनरेगा के भ्रष्टाचारों में लिप्त कांग्रेस के घोटालों की जब जब जांच होती है, तब तब ये बचाव में आते हैं और योजनाओं के खत्म होने का खात्मा करके दुष्प्रचार करते हैं। ये इनका स्वभाव है। और रही बात, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने माना कि हमारी 750 योजनाएं धरातल पे आ गई हैं। आपकी 7 योजनाएं भी 5 साल में धरातल पर नहीं आई थी, क्योंकि आप होटलों में कह रहे थे। और दूसरी बात, 2717 में सरकार, मेरा जवाब सुनिए आप। 2000 राजस्थान की सरकार
अपने कार्य क्षेत्र में हर जगह मनरेगा का नाम परिवर्तित नहीं किया गया है। परिवर्तित तो नरेगा था, फिर आपने मनरेगा किया। अब राम जी से तो आप वैसे ही चिढ़ते हैं, आपको तो राम जी का विरोध अब करते आए। जब जब राम का विरोध होगा तब तक कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, ये भाई जान लीजिए आप। अब राम जी का विरोध आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें अब राम जी आ गए तो भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं 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 मिश्रा सकता। जी, लेकिन आदर्श का मसला तो ये भी प्रतिमान है कि हमारे। अशांत क्षेत्र वाला और जो बिल लाने की तैयारी है, रही बात जो उसमें ये कह रहे हैं कि आंकड़े गिना राजस्थान रहे तो हैं पहले मेरे से भाई, शांत था, उसको आप ये देखिए ला करके बिल ला करके शांत कर रहे हैं। वो तो ये सवाल उठा देखिए रहे हैं। राजस्थान की सरकार के कांग्रेस के शासनकाल के 50 साल उठा के देख लीजिए, गरीब गरीब रहा। और आज मैं आंकड़ों के साथ बोल रही हूं कि यहां पर 4215 आवास आवंटित हो चुके हैं, 1 लाख नौकरियां लग चुकी है, 6 मेडिकल कॉलेज आ गए, मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ चुकी है। मनरेगा का नाम नहीं बदला जा रहा है, मनरेगा में दिन बढ़ाए गए हैं और जीराम जी किया गया है। नहीं, हमारा भुगतान भी आदर्श, तो हमारा होना। सत्ता ग्रामीण क्षेत्र में भी तो स्थायी कार्य होना चाहिए। और आंकड़ों की बात मत करिए भाई, घोटाले और कर्जे में छोड़ के आप राजस्थान को गए थे। आज राजस्थान न केवल घोटालों से मुक्त होकर के ठीक है, अपितु अपने कर्जे से मुक्त होकर के आगे की ओर बढ़ा है। ठीक है। मैं जवाब विदेशी देता निवेश हूं, आ मैं चुका है भाई, पौरू जी, इस 9 पर इन लाख सवालों करोड़ पर के आपसे एमओयू जवाब लूंगा, लेकिन मैं धरातल जरा, पर आ चुके हैं। हाँ ठीक है, मैं इसमें जरा अवधेश जी को भी जोड़ रहा हूं। अवधेश जी, ये सियासत तो इस पर हो रही है। पौरू जी, आता हूं मैं, काउंटर रिएक्शन लूंगा आपसे। अवधेश जी, इसमें एक चीज तो बड़ी साफ है कि घमासान होना तय है, इसमें हंगामा होगा ही, और शुरुआत में ये ट्रेलर दिख चुका है कि पिक्चर कैसी होगी। तो लेकिन ये असल मुद्दे हैं, जैसा अशांत क्षेत्र वाला बिल लाने की जो बात है कि भाई इसको लेकर के आएंगे, धर्मांतरण वाला जो बिल है उसको लेकर के बड़ी चर्चा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। विपक्ष यही मुद्दा उठा रहा है, और इस पर जब बहस होगी, और आज जब राज्यपाल जी के द्वारा जब अभिभाषण में सरकार के कामों का बखान किया गया, बताया गया, तो उस वक्त भी हंगामा हुआ। देखिए शुभेंदु जी, आज राजस्थान विधानसभा में पहला दिन था, कुछ खास हुआ नहीं, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। लेकिन जो सिंबॉलिक जो दो प्रोटेस्ट हैं जिनकी चर्चा राजस्थान में हो रही है, एक तो ऋतु बानावत का जो प्रोटेस्ट हुआ और दूसरा कांग्रेस विधायकों ने जो प्रोटेस्ट किया। हालांकि ऋतु बानावत वाले में मैं ये कहना चाहूंगा कि वो शायद मुद्दा विधानसभा में नहीं उठे, हाँ। क्योंकि आप देखिए उस पूरे मामले में एक बीजेपी का विधायक है और एक कांग्रेस का विधायक है। ऋतु बानावत निर्दलीय है, तो उसमें शायद तक दोनों ही अपना बीच का रास्ता निकाले या चुप रहे मामले में। दूसरा, कांग्रेस का जो आप सिंबॉलिक प्रोटेस्ट की जो आज बात कर रहे हैं, जिसपे अपन चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें एक पॉइंट ये मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो एसआईआर और मनरेगा जो दो मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस सबसे ज्यादा मुखर है इन दिनों, वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अब आप देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सबसे ज्यादा राजस्थान इफेक्टेड होता है। मनरेगा का सबसे बड़ा काम राजस्थान में है, और एसआईआर का। और एसआईआर में बीते दिनों गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, इन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं में वोट कटने के आरोप लगाए, जिसके बाद अभी माना जा रहा है कि विधानसभा में इन दो मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी सबसे ज्यादा हो सकती है। दूसरी बात, जो डिस्टर्ब एक्ट एरिया एक्ट जो आ रहा है, उसके अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले ही ये बयान दे दिया है कि हम विधानसभा में इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो गुजरात की तर्ज पे लाया हुआ है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने इसके खिलाफ बयान दिए हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस दिन ये बिल पेश होगा, इसके ऊपर भी सरकार की घेराबंदी होगी। तो ये जो मोटे मोटे 3-4 जो मुद्दे हैं जिसपे माना जा रहा है कि, और दूसरा एक इस बार इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी हुआ कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों विधानसभा में एक साथ हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो पिछले काफी समय से विधानसभा नहीं आ रहे थे, आज वो विधानसभा पहुंचे, तो अब ये माना जा रहा है कि वो कंटिन्यू विधानसभा में आएंगे। तो इस बार सत्ता पक्ष को विपक्ष के जो आरोप हैं या जो बहस है, गर्मा गर्मी देखी जाएगी, काफी तेज होगी, और उनका जवाब सॉलिड प्रूफ जमीन तैयार रखनी होगी इस बार सत्ता पक्ष को। मेरा ही मानना है इसमें। ठीक है, पौरू जी को जरा जोड़ रहा हूं। बहुत सारे सवाल भी थे, लेकिन उसमें एक चीज ये भी कि भाई अगर सदन के अंदर इन मामलों को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, लेकिन गतिरोध नहीं। ऐसा ना हो कि आप पूरा तरीके से विरोध करने के उसमें आप काम बंद कर दें, है ना, ये नहीं होना चाहिए। चर्चा करिए सार्थक। देखिए शुभेंदु जी, सरकार का पैटर्न रहा है कि सरकार सदा चर्चा से भागी है, और सरकार जो है चर्चा से भागने के लिए चला करके हर विधानसभा सत्र के अंदर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर के आती है कि जिसकी वजह से जिसपे विपक्ष भड़के और जो है विपक्ष वॉकआउट कर दे। आपको ध्यान होगा कि पिछला बजट सत्र था, तब ये लोग धर्मांतरण प्रतिषेध विधेयक लेकर के आए थे, उसकी प्रतियां तक विधायकों को नहीं दी गई। फिर जब पिछला वाला जब सत्र आया और जब ऐसा ही मुद्दे के ऊपर सरकार गिरने लगी, तो ये लोग उन्होंने वापस बजट सत्र में पेश किया गया अपना विधेयक, वापस पटल से ये कह करके लिया कि भाई ये त्रुटिपूर्ण है, और उसको वापस आनंद फानंद में इन्होंने पेश किया। अब चूंकि इनको पता है कि सरकार को जो है कांग्रेस पार्टी इस बार बुरी तरह घेरने वाली है, तो ये दोबारा अशांत क्षेत्र विधेयक को इन्होंने सदन में प्रस्तुत किया है। इनकी रणनीति यह है कि भाई जनता के मुद्दों पे जब विपक्ष हमें घेरेगा,
तो हम उस टाइम पे जो है इसकी चर्चा चला देंगे और सारा जो ध्यान है इधर डाइवर्ट हो जाएगा और विपक्ष जो है वो सदन छोड़ के वॉकआउट करे चला जाएगा। परंतु मैं अपनी बहन इसके निमिषा जी के माध्यम से और शासनकाल एनडीटीवी के में माध्यम से बजट पुराना पड़ा जा पार्टी रहा के हो, लोगों को जिस इस बात कांग्रेस को कहना ने चाहता हूं कि अपने इस बार वो शासनकाल इस में बार पुराने तैयारी बजट अपनी से पूरी राजस्थान को रखें। इस घेरा बार हो, कांग्रेस जिसके वॉकआउट नहीं शासनकाल करेगी। में इस बार कांग्रेस राजस्व अच्छा, यानी कि तय हो चुका है, वॉकआउट तो नहीं करेंगे ना, वॉकआउट नहीं करेंगे पॉरू जी। विधेयक जो है उसके क्लॉज पर भी चर्चा की जाएगी। और दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कहती है कि राजस्थान के जीवी अंदर राम जी की सबसे आड़ बड़े में छुपना घोटाले चाहती जो है। हैं मैं आपसे इस वो बात को आपके कह रहा हूं, देखिए शासनकाल में शुभेंदु हुए। जी, अच्छा, एक एक करके निमिषा जी मैं वापस आता हूं। निमिषा जी एक मिनट, पॉरू जी को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद काउंट लेता हूं। ठीक है, राजस्थान क्या है? ठीक है, देखिए, निमिषा जी आता हूं। इनको हाँ। निमिषा जी को पता है कि मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, तथ्यों के आगे टिक नहीं पाएंगी, इसलिए जो मुझे डिस्टर्ब नहीं, अच्छा एक चीज तो बताइए, एसआईआर को लेकर जो आप कह रहे हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपकी विधानसभा के अंदर नेता जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई नाम काट दिए गए, आपकी जो पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता हैं उनके नाम काट दिए गए, आपत्ति दर्ज कीजिए। बीएलए क्या कर रहे हैं फिर? नहीं, निश्चित तौर पे हमने आपत्ति दर्ज की। और देखिए ना शुभेंदु जी, क्या कैसा माहौल सामने आया है। चुनाव आयोग का नियम है कि किसी पार्टी का एक बीएलए एक दिन के अंदर 10 से ज्यादा नाम कटवाने की या ऐड करवाने की एप्लीकेशन नहीं दे सकता। और हमने देखा कि प्रिंटेड फॉर्म में वे सैकड़ों, एक बीएलए के द्वारा सैकड़ों एप्लीकेशनें दी गई। माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के विधानसभा क्षेत्र में दी गई और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में दी गई, और शिकायतकर्ता का नाम एक ही है और हजारों एप्लीकेशन, और हाथ में शुभेंदु भरने जी की बजाय झूठ की उनको टाइप पराकाष्ठा किया हुआ। है ये। तो भारतीय अभी जनता चुनाव पार्टी- आयोग के प्रवक्ता भारतीय बन के जनता बोल पार्टी रहे हैं। चोर की अब आप दाढ़ी मेरी में भी सुन चिंता लीजिए वाली भाई, कहावत चरितार्थ हुई। आपत्ति और तो भारतीय जनता विधानसभा पार्टी जो का है, कोई भी मुद्दों वोटर से दर्ज कर भागना सकता चाहती है। भारतीय जनता पौरुष पार्टी भाई थोड़ी तथ्यों सी पे नॉलेज चर्चा आप भी नहीं अपडेट करना करके चाहती। आइए। भारतीय यदि जनता किसी पार्टी को के लगता पास है रटे ड्राफ्ट रटाए लिस्ट डायलॉग इसीलिए होते जारी हैं। की जाती भारतीय है, जनता पार्टी जो है ड्राफ्ट लिस्ट सांप्रदायिकता इसीलिए जारी की जाती है कि यदि किसी को आपत्ति है किसी के नाम से कोई फर्जी नाम आ गया हो तो आप आपत्ति दर्ज कराइए। बिगड़ती कानून कोई भी व्यवस्था में दर्ज करा चर्चा नहीं सकता है। करे। ये नहीं, जो अच्छा आप एक बता सवाल रहे ये भी है हैं, निमिषा जी। अच्छा पॉरुष भाई, एक मिनट जरा। निमिषा जी एक सवाल तो यहाँ पर ये भी है कि 4 दिन तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई, लेकिन आखिर समय में आकर के आपत्तियां दर्ज होने लगी, और वो हजारों की संख्या में, जो आरोप लगा रही कांग्रेस। देखिए शुभेंदु जी, सर्वप्रथम तो कांग्रेस अपने संगठनात्मक गिरेबान में झांके, आत्ममथन करिए आप। भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का भी बीएलए 2 सक्रियता से कार्य कर रहा था। इनका आप म्यूट कीजिए एक बार, मैं अपनी बात रचनात्मक ढंग से करूं। शुभेंदु जी, आरुष जी की भी काम आएगी बातें। सर्वप्रथम जान लीजिए, एसआईआर प्रक्रिया के अंदर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के बीएलए 1 और उनके लिए बूथ पर बीएलए 2 अर्थात बूथ लेवल के एजेंट नियुक्त करवाए गए, और वो सब वेबसाइट पर है। भारतीय जनता पार्टी के बीएलए 2 अपने अपने बूथ में जाते हैं, सक्रियता से देखते हैं कि कुछ नाम है नहीं, शिफ्टेड है, डबल वोटर है या उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने ड्राफ्ट लिस्ट में ऐड करवाया उनका नाम और उन्हें आपत्ति दर्ज कराई है। तो आपत्ति तो आप ही दर्ज कराइए ना पौरुष भाई, कहाँ है आपका संगठन? आप दर्ज करवाइए। एसआईआर प्रक्रिया भारत की लोकतंत्र को पारदर्शी और लोकतंत्रात्मक तरीके से चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने से कांग्रेस बचती है, और इतनी बचती है कि दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है इनको। राजस्थान में अब आप चुनाव आयोग की बात करेंगे, कहाँ है आपका बीएलए 2? अच्छा एक चीज तो ये बताइए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी तय कर चुकी है कि हम चर्चा से भागेंगे नहीं, चर्चा से भागेंगे नहीं निमिषा जी, लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि जब डिस्टर्ब एरिया एक्ट या बिल लाने के लिए जब तैयारी होगी, जब डिस्टर्ब एरिया बिल लाएंगे, उत्तर तो देना ही पड़ेगा पौरुष जी को। आप पौरुष जी आज लाइव डिबेट में बताइए आपका बूथ नंबर क्या है और आपके बीएलए 2 का नाम क्या है कांग्रेस के, और हम लाइव चेक करेंगे अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। बताइए पौरुष भाई, आप किस बूथ में रहते हैं, बूथ नंबर कौन सा है आपका और बीएलए 2 कौन सा है? ओपन चैलेंज है पौरुष जी, जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि इन्हें कोई जानकारी नहीं है। मेरा बूथ नंबर बताने से ज्यादा आवश्यक ये सच नहीं बताएंगे शुभेंदु जी, ये सच नहीं बताएंगे और झूठी बातें करेंगे। मैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती देती हूँ, आइए डिबेट कीजिए हमारे साथ, बताइए आपका कौन सा है, आपका बूथ कौन सा है, आपका बीएलए 2 कौन सा है? कांग्रेस के 5 बीएलए 2 के नाम गिना दीजिए। ना तो कांग्रेस सक्रिय है, ना कांग्रेस का संगठन, ना बीएलए 2। यदि भारतीय जनता पार्टी के बीएलए 2 कार्य करते हैं, अच्छा ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एक और बड़ा पॉइंट,
तो बीएलए लेकिन आप का नाम भारतीय बता जनता दीजिए, पार्टी कल लेगी, लेकिन जवाब दे नाम दीजिए। है रही नहीं बात और मेरे बूथ झूठी नंबर बातें की, करेंगे, मेरे झूठे बूथ आंकड़े लेकर मेरे के बूथ आएंगे। नंबर की बात छोड़ राजस्थान दीजिए, को मेरा कर्ज बूथ में नंबर 125 को डुबोने मुझे पता वाली है, मेरी कांग्रेस पार्टी का आज बीएलए कौन है एसआईआर वो मुझे प्रक्रिया पता से है, भागती भारतीय हुई जनता पार्टी कांग्रेस का बीएलए कौन झूठे मुझे पता आरोप है, लगाती बीएलए है, कौन है मुझे तब पता है। इन चलिए, झूठी अच्छा बातें निमिषा जी, देर करती से सही, है। लेकिन सब कुछ जानकारी उन्होंने दे दी है। देर से ही सही, लेकिन जानकारी उन्होंने दे दी है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। निमिषा जी, एक मिनट, और पौरुष भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक और बड़ा मुद्दा है, एक और बड़ा मुद्दा जो डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर के जो चर्चा हो रही है। अब सवाल ये कि इसमें आप कह रहे हैं कि आप सदन में चर्चा से भागेंगे नहीं, लेकिन अगर आप जो पहले से डिक्लेयर किया जा चुका है कि इस पर हम चर्चा करने, मतलब इस चर्चा के अंदर हम शामिल नहीं होंगे, है ना, तो सरकार की तो पूरी मंशा है, लेकर के आएंगे। आप कह रहे सदन से भागेंगे भी नहीं, चर्चा में शामिल नहीं होंगे, तो होगा क्या? नहीं देखिए, निश्चित तौर पे भागेंगे नहीं वाला जवाब इस आशय में कि सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, हमने संसद में भी देखा कि जब कोई मामला सामने आया तो इनके द्वारा कई बार जो है 150 सांसदों को एक साथ इन्होंने जो है निष्कासित कर दिया। तो इस बार ये चीज ना तो हम जाएंगे, ना इनके द्वारा हमारे लोगों को जाने देंगे बाहर, और सरकार से हर मुद्दे से जुड़ा हुआ जवाब तलब किया जाएगा। रही बात डिस्टर्बेंस एरिया की बात, तो क्या सरकार इस बिल को पेश करके अपनी ये जिम्मेदारी कबूल करती है कि कानून व्यवस्था संभालना सरकार के बस की बात नहीं है? क्या राजस्थान के अंदर गुजरात की जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है? क्या राजस्थान सरकार इस बात को मानती है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद जो गुजरात की छवि पूरे विश्व में एक अशांत क्षेत्र की बन गई, वो राजस्थान की भी एक छवि बन चुकी है? क्या सरकार इस बात को मानती है? क्या सरकार नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को काट करके उसकी संपत्ति का मालिक किसी कलेक्टर को या किसी अधिकारी को बनाना चाहती है? इस बात का जवाब दीजिए निमिषा जी। और दूसरी बात, आप इस बात का जवाब दीजिए कि अगर आपके आरोपों को हम सही मान ले और यदि कोई मेजोरिटी का व्यक्ति किसी ऐसे इलाके में फंस गया, तो क्या सरकार उसको सुरक्षा देने की बजाय, उस पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इस एक्ट में बांध करके उस बेचारे गरीब हिंदू को उस इलाके में रहने को मजबूर करना चाहती है कि भैया तुम्हारे ऊपर चाहे जुल्म होते रहे, तुम्हारे ऊपर कितनी कुछ भी होता रहे, सरकार हम बचाने के लिए आपको नहीं आएंगे, पर आपको वहां रहना पड़ेगा ताकि भारतीय जनता पार्टी इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति क्या है भाई? जब एक कलेक्टर को तय कर दिया कि वो आपकी जमीन को बिकने नहीं देंगे, अगर किसी विपरीत परिस्थिति में अगर कोई वहां पर माइनॉरिटी में है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी धर्म का नाम नहीं लिया है, तो उसमें कहां आपत्ति है? बिल्कुल शुभेंदु जी यही तो कह रहे हैं कि व्यक्ति छोड़ के क्यों जाता है, मुझे बताइए। हाँ। कोई भी इलाका व्यक्ति छोड़ के क्यों जाता है? दो कारण इसके हैं। इसका पहला कारण यह है कि व्यक्ति के पास कोई आर्थिक पीड़ा होती है। नहीं, बाकी परिस्थिति अलग है, इसमें आप समझिए ना परुष भाई, इसमें एक ही परिस्थिति देखी है कि उस इलाके के अंदर दंगा प्रभावित क्षेत्र हो, वहां पर पहले से दंगा हुआ हो, तभी उस पर हर हिंदू गरीब नहीं है। आपकी मानसिकता गरीब हो चुकी है, तो मुझे आप इस कांग्रेस की मानसिकता निमिषा जी, एक मिनट, हाँ पौरुष जी बताइए। हाँ, क्या दंगा प्रभावित क्षेत्र में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित की कि भाई यदि कोई व्यक्ति पीड़ित हुआ, उसने हमें एप्लीकेशन दी कि साहब मैं पीड़ित हूं, तो उसको सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी? क्या इस बिल के अंदर ये चीज है? नहीं मारने वाले बैक साइड से कितना दबाव बना करके लोगों से प्रॉपर्टी हथियाली जाती है। बैठी चर्चा करिए, देखिए शुभेंदु सुरक्षा नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन आप चूंकि अच्छा अगर ऐसा हुआ जो कि होना है, तो क्या करेंगे पौरुष भाई? क्या करेंगे फिर? ये बिल तो आना है, जिस तरीके के संकेत है, तब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? देखिए, बिल आना है और बिल के बाद ऊपर कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी। कांग्रेस पार्टी सदन के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से सरकार की जो एक कुमंशा है उसको जनता के सामने लेकर के आएगी, सरकार को एक्सपोज करेगी और यह भी साथ ही साथ बताएगी कि जब सरकार सुरक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, खाद्य जैसे मुद्दों पे जब सरकार कुछ नहीं कर पाती, तब इस तरह के बिल ला करके ध्रुवीकरण किया जाता है। निमिषा जी से जवाब दूं, लेकिन उससे पहले मैं अवधेश जी को जोड़ रहा हूं जरा। अब अवधेश जी, इसमें एक चीज ये कि कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे ये डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर के जो चर्चा है, आप सदन के अंदर पटल पर आता है तो उसके बाद हंगामा होना तय है, क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई गुजरात का मॉडल है। अच्छा एक चीज और भी है, वो कह रहे हैं कि राजस्थान का जो गुजरात मॉडल है, ये बनाम राजस्थान का भाईचारा है। ऐसा ना हो कि राजस्थान का भाईचारा इसमें खराब हो जाए और छोटी छोटी अलग अलग बस्तियां बन जाए। देखिए शुभेंदु जी, ये जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट वाला जो भी ड्राफ्ट आया है या बिल आने वाला है विधानसभा में, लेकिन आप इसकी जब इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे कि ये जो बिल है वो गुजरात में जो बात की जा रही है गुजरात मॉडल राजस्थान में लाने की, तो गुजरात में ये कांग्रेस की
ही इसकी कांग्रेस सरकार ने ही इसकी नींव रखी थी। उसके बाद चिमन भाई पटेल की सरकार आई तो उन्होंने इस ड्राफ्ट का जो बिल का जो प्रारूप है उसको बदला, संशोधन किया। ऐसे ही आप देखिए धर्मांतरण का जब कानून राजस्थान में आया था तो कांग्रेस की तरफ से ऐसे ही दबे मुंह जो होती है बयानबाजी हुई, कई खुल के विरोध कर रहे थे। जैसे अभी पौरुष जी कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, वॉकआउट करेंगे, जो भी बातें कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता अभी खुल के इस पे नहीं बयान दे रहे हैं। और दूसरी बात, विधानसभा के अंदर नंबर गेम में चलता है सारा खेल। धर्मांतरण का कानून आया तब भी कांग्रेस ने कहा कि हम विरोध करेंगे, लेकिन वो बिल पास हो गया। और अब जब डिस्टर्ब एरिया एक्ट की बात हो रही है तो वो बिल भी नंबर गेम का देखे तो भाजपा के खिलाफ आराम से नंबर गेम है भाजपा के साथ, तो वो बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन इसमें बात आप देखिए गुजरात बनाम राजस्थान की जो बात हो रही है तो गुजरात में सबसे पहले इसकी फाउंडेशन जो है कांग्रेस सरकार ने रखी थी और उसके बाद बीजेपी ने इसका प्रारूप बदला। या तो राज्य की सीमाएं बदलते ही जो है जो उनकी सोच है वो बदल गई है। अब खैर वो तो जवाब कांग्रेस पार्टी के नेता ही देंगे। लेकिन दूसरा एक छोटा सा पॉइंट ये जोड़ना चाहता हूं मैं इसमें कि अभी जो ड्राफ्ट है उसके क्या क्लॉज होंगे, क्या रूल्स फ्रेम कैसे होंगे, अभी सामने नहीं आए हैं। जैसा कि जोगाराम पटेल ने भी कहा, कानून मंत्री ने, कि पहले ड्राफ्ट तो आए उसका, उसमें समझ में आए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं भाई, तब उसके बाद आकर के आप विरोध लाना चाह रही है। हाँ, उसकी सिर्फ चर्चा मात्र से ही आप विरोध करना शुरू करते तो शायद ये पौरुष भाई ठीक नहीं होगा। लेकिन ठीक है, अपना अपना अधिकार है, विपक्ष की इसमें अपनी भूमिका है। समय माफी के साथ रोकना चाहूंगा, लेकिन समय इतना ही था। लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन आज सदन के अंदर कई बातों को लेकर के चर्चा हुई, बड़ी बातें आज सरकार के रोड मैप के जरिए आगे बढ़ना चाह रही है, ये महामहिम के द्वारा बताया गया। लेकिन विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तय कर दी है। अनोखे रूप से जो प्रदर्शन किया गया उससे साफ है कि सदन में हंगामा जोरदार होने जा रहा है। रुकने एक ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।